नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आइए 25 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्विज। जितने लोग उतने प्रेम काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं और इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। कोविड 19 से निपटने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, बात हो रही है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। तो इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? झांसी की रानी का जो मकबरा है ये आपको कहां पर मिलेगा? गृह मंत्रालय के द्वारा जो बेस्ट पुलिस स्टेशन की सूची जारी की गई, इसमें भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन रहा? तो आइए अब इनके उत्तर जानते हैं। जितने लोग उतने प्रेम, इस काव्य संग्रह को लिखा है लीलाधर जुगड़ी ने। किसने? लीलाधर जुगड़ी ने इसे लिखा है और इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, 28वें व्यास सम्मान से। और जो 29वां व्यास सम्मान है इससे सम्मानित किया जाएगा नासिरा शर्मा को और यह पुरस्कार देता है के बिरला फाउंडेशन। कोविड 19 से निपटने के लिए भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन शुरू किया है इसका नाम है ऑपरेशन नमस्ते। क्या है? ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। झांसी की रानी का जो मकबरा है ये आपको मिलेगा ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आपको मिलेगा झांसी की रानी का टम्ब। और ग्वालियर में आपको तानसेन का भी टम्ब मिलेगा। किसका? तानसेन का। इसके अलावा कुछ प्रमुख टम्ब के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि शेर शाह सूरी का आपको मिलेगा बिहार के सासाराम में, अकबर का मकबरा आपको मिल जाएगा आगरा में, बीबी का जो मकबरा है वो आपको मिलेगा औरंगाबाद में और हुमायूं का मकबरा आपको मिलेगा दिल्ली में। तो इन मकबरों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गृह मंत्रालय की जो सूची आई थी बेस्ट पुलिस स्टेशन की, इसमें भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन सा रहा था? तो ध्यान रखिए, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन रहा था एबरडीन पुलिस स्टेशन, जो कि आपको मिलेगा अंडमान और निकोबार में। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि बालासिनोर दूसरे स्थान पर रहा था और अजग बुरहानपुर तीसरे स्थान पर रहा था। भारतीय रेलवे द्वारा महिला दिवस के अवसर पर एक 10 दिवसीय अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का नाम क्या था? तो इस अभियान का नाम था ईच फॉर इक्वल। क्या नाम था? ईच फॉर इक्वल। और ध्यान रखिएगा यह शुरू किया गया था अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, जो कि हम मनाते हैं 8 मार्च को। राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। किस राज्य द्वारा माह के पहले दिन को जीरो व्हीकल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? रूस का जो राष्ट्रपति होता है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यानी कि कितने वर्षों के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है? विश्व की जो पहली जहाज उड़ी थी वह किस वर्ष उड़ाई गई थी? द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के मानद ट्रस्टी के रूप में चुने गए पहले भारतीय कौन है या कौन है? महिला या पुरुष जो भी रहा वह कौन है? तो ये आपको बताना है। तो चलिए उत्तर जानते हैं। जीरो व्हीकल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है राजस्थान की सरकार ने, यानी कि इन्होंने कहा है कि राज्य में जो माह का पहला दिन होगा उस दिन हम किसी प्रकार से ईंधन से चलने वाले वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे। रूस के जो राष्ट्रपति होते हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का। वहीं पर अगर हम लोग भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 वर्षों का होता है। अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। और रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो ये है व्लादिमीर पुतिन। विश्व की जो पहली जहाज थी इसे उड़ाया था राइट ब्रदर्स ने। कब? 1903 में। 1903 में ये उड़ाया गया था। द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के मानद ट्रस्टी के रूप में चुनी गई सदस्य के रूप में रही हैं नीता अंबानी, यानी कि ये पहली भारतीय हैं जो कि यहाँ पर मानद ट्रस्टी के रूप में चुनी गई। और जो अभी आई स्पोर्ट्स कनेक्ट के द्वारा खेल में प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई उसमें भी भारत की तरफ से एकमात्र नीता अंबानी शामिल थीं। डैन डेविड पुरस्कार के विजेता कौन है? तो ध्यान रखिएगा ये है भारतीय मूल की, इनका नाम है गीता सेन, जो कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर है। वर्तमान में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है? मोहम्मद रफीक किस राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए? मानसी जोशी किस खेल से संबंधित हैं? और अनारकली ड्रेस यह किस नृत्य से संबंधित है, यानी कि किस नृत्य में अनारकली ड्रेस को पहना जाता है? तो आइए अब उत्तर जानते हैं।
भारत के वर्तमान में मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं, इनकी इसी वर्ष नियुक्ति हुई है और इनका नाम है संजय कोठारी। क्या नाम है? संजय कोठारी। और ये थे पहले प्रेसिडेंट के सचिव। तो प्रेसिडेंट के सचिव का पद खाली हुआ था और उस पद पर नियुक्ति हो गई है कपिल देव त्रिपाठी की। किसकी? कपिल देव त्रिपाठी अब प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के नए सचिव बन गए हैं। और जब संजय कोठारी बने थे मुख्य सतर्कता आयुक्त, उसी समय बिमल जुल्का की भी नियुक्ति हुई थी। ये क्या बने थे? ये बने थे मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। मोहम्मद रफीक ये पहले थे मेघालय के मुख्य न्यायाधीश, अब ये बन गए हैं उड़ीसा के। कहाँ के? उड़ीसा के बन गए हैं और स्थान इन्होंने लिया है संजू पांडा का। इसके अलावा दो अन्य मुख्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति हुई है। एक तो है आपके विश्वनाथ सोमादर जो कि बन गए हैं मेघालय के। कहाँ के? ये बन गए हैं मेघालय के। और एक नाम है जो कि दीपांकर दत्ता का है, ये बन गए हैं मुंबई के। कहाँ के? मुंबई यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं दीपांकर दत्ता। मानसी जोशी की बात करें तो ये एक पैरा खिलाड़ी हैं और ये संबंधित हैं बैडमिंटन से, यानी कि पैरा बैडमिंटन की ये खिलाड़ी हैं। अनारकली ड्रेस ये संबंधित है आपके कथक नृत्य से। किससे? कथक से ये संबंधित है। और ये नृत्य कहाँ का है? तो ये है उत्तर प्रदेश का। तो ये रहे आपके प्रश्न। कितने आपने सही किए हुए आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अब वुहान वायरस अपडेट थोड़ा सा ले लेते हैं। इस समय तक दुनिया में 28 लाख से ज़्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 1,95,000 से ज़्यादा लोगों की इस वायरस के कारण डेथ हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 7,75,000 लोग अभी तक इस वायरस से रिकवर कर चुके हैं। बात करते हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की, तो यूएसए में जो केसों की संख्या है वह 9 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। स्पेन इस सूची में है दूसरे और इटली है तीसरे स्थान पर। बात करते हैं अपने देश भारत की, तो भारत में भी 1400 नए मामले कल आए और इस तरह से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 24,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। 780 लोगों की डेथ हुई है अपने देश में। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है, गुजरात है दूसरे स्थान पे और फिर है दिल्ली का स्थान। तो ये रहा वुहान वायरस अपडेट। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। और ऐप की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐप इस समय थोड़ा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ऐप जिसने बनाया है वो है राजस्थान का, उसकी कंपनी है मध्य प्रदेश की और हम हैं यूपी से। तो इसीलिए उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और वो जल्दी फ़ोन भी नहीं रिसीव कर रहे हैं। तो देखते हैं जब ऐप काम करने लगेगी तो उसके बारे में सूचना आपको दे दी जाएगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। किस राज्य की सरकार ने ड्राइवरों को ऑनलाइन पास देने के लिए कोविड-19 ऐप को लॉन्च किया? तो ये जो ऐप है इसे लॉन्च किया है मिजोरम राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो मुख्य रूप से जब राज्य में कोई जरूरी वस्तु को लेकर के ट्रक ड्राइवर इंटर करेंगे तो उससे पहले वे कोविड-19 ऐप के माध्यम से एक पास जनरेट कर सकते हैं, जिसे दिखाने के बाद में उनकी एंट्री होगी मिजोरम राज्य में। तो ये लॉन्च किया है मिजोरम राज्य की सरकार ने। बात करते हैं मिजोरम की, तो इसकी राजधानी आपको आइजोल में मिलेगी। पीएस श्रीधर पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं और जोर मथंगा यहाँ के हैं मुख्यमंत्री। मिजोरम में अभी 2 त्यौहार मनाए गए। कौन कौन से? एक तो है चापचरकुट त्यौहार और एक है जो कुतपई त्यौहार। तो इन दोनों त्योहारों के बारे में भी आपको याद रखना है। किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह यानी कि मिलिट्री सैटेलाइट नूर को लॉन्च किया? तो इस देश ने पहले भी कोशिश की थी, उस समय असफल रहा था। तो ये कोशिश की है ईरान ने और ईरान इसमें रहा है सफल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और जो ईरान का क्रांतिकारी गार्ड सैनिक बल है उनके द्वारा ये घोषणा की गई कि ईरान ने सफलतापूर्वक अपना जो पहला सैन्य उपग्रह नूर है इसे लॉन्च किया है और पृथ्वी से 425 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ऑर्बिट में इसकी स्थापना की जा चुकी है। ईरान की राजधानी आपको तेहरान में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है रियाल और राष्ट्रपति यहाँ के हैं हसन रूहानी। ये आप लोकेशन देख सकते हैं ईरान देश की, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सागर, अजरबैजान और यहीं पर है आर्मीनिया। उसके बाद में है टर्की, इराक और कुवैत के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है। तो कई सारे देश हैं जिनके साथ में ईरान अपनी सीमाएं बनाता है। डीआरडीओ द्वारा निर्मित मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोसिस लेबोरेटरी का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो कोविड-19 के टेस्ट के लिए यह वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोसिस लैब को बनाया गया है हैदराबाद में।
और ध्यान रखिएगा इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मोबाइल BS3 BRDL लैब। तो काफ़ी अटपटा सा नाम है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये जो लैब है इसको बनाया किसने है, तो DRDO ने इसे बनाने में मदद ली है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की, इनके साथ में मिलकर के DRDO के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और यहाँ पर एक दिन में 1000 से 2000 लोगों का टेस्ट हो सकता है कि वह कोविड-19 से संक्रमित है या फिर नहीं। आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ तो ये कि भारत का जो कोविड-19 टेस्ट के लिए किट है, पहली वो बनाया है माई लैब्स ने, जो कि है पुणे में। और भारत की जो पहली होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट है, यानी कि जिसके माध्यम से आप घर पे टेस्ट कर सकते हैं, उसे बनाया है बायोन कंपनी ने। किसने, बायोन कंपनी के द्वारा उसका निर्माण किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं जो लैबोरेटरी बनाई गई है। उरी लेवाइन को किस कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है, और इन्हें नियुक्त किया है इन्फोसिस ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उरी लेवाइन की बात करें तो इन्होंने एक नेविगेशन ऐप बनाया था जिसका नाम था वेज। तो वेज कंपनी के ये संस्थापक थे, हालांकि बाद में इन्होंने अपने ऐप को गूगल को बेच दिया था। तो 3 वर्षों के लिए इन्फोसिस में स्वतंत्र निदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। इन्फोसिस की स्थापना 7 जुलाई 1981 को हुई थी। मुख्यालय है बेंगलुरु में और CEO है सलील पारेख। और कल हम लोगों ने डिस्कस किया था TCS के बारे में। TCS इजराइल का पहला जो डिजिटल बैंक है उसका निर्माण कर रही है और उसका संचालन अगले वर्ष से वो शुरू करेगी। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जो महंगाई भत्ता है उसकी वृद्धि को कितने समय के लिए रोक दिया है, तो केंद्र सरकार के द्वारा 12 माह के लिए इसे रोक दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब देखिए जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनका वर्तमान में उनके वेतन का 17% महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन कोविड-19 के कारण केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। हालांकि जनवरी में केंद्र सरकार के द्वारा 4% वृद्धि की घोषणा की गई थी। तो अब यह जो वृद्धि है वह लागू नहीं की जाएगी अगले 1 वर्ष। और ये जो महंगाई भत्ते होते हैं केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष में 2 बार इसे रिवाइज किया जाता है, एक तो जनवरी में और दूसरा जुलाई में। तो अब 1 साल तक इसमें किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होगी। और आपको पता ही होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण संवैधानिक पद हैं उस पर बैठे हुए लोगों के वेतन में भी 30% की कटौती की गई है। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है उसमें मिलने वाली 5 करोड़ राशि को भी 2 वर्षों के लिए बंद कर दिया गया है। किस राज्य की सरकार ने 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया, तो ये दिवस मनाया है मणिपुर की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये खोंगजोम दिवस मनाया क्यों जाता है, तो बात दरअसल ये है कि 1891 में उस समय के जो अंग्रेज थे भारत में और मणिपुर का जो साम्राज्य था उनके बीच में एक भीषण युद्ध हुआ था और इसे हम एंग्लो मणिपुरी युद्ध के नाम से जानते हैं। हालांकि इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे, लेकिन बहुत सारे लोग मारे गए थे मणिपुर राज्य के। तो इसीलिए उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है और इन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक स्मारक का निर्माण भी किया गया है खोंगजोम में। और ये जो खोंगजोम है ये राजधानी इंफाल से 35 किलोमीटर दूर थौबल जिले में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि खोंगजोम दिवस मनाया है मणिपुर की सरकार ने। मणिपुर राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की इंफाल में है। राज्यपाल यहाँ के हैं नजमा हेपतुल्लाह, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं एन बीरेन सिंह। और ध्यान रखिएगा मणिपुर में ही आपको भारत का तैरता हुआ पार्क मिलेगा जिसका नाम है कीबल लामजाओ पार्क। कहाँ पर, लोकटक झील में। लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर राज्य में। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी कि नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है, तो ये दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यह दिवस 24 अप्रैल को मनाया क्यों जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को मंजूरी मिली थी और इसी के माध्यम से जो पंचायती राज अभी तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल था उसे संविधान में अस्थायी रूप से दर्जा दिया गया था। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है औपचारिक रूप से ये राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। और बात हो रही है 24 अप्रैल की, तो आपको ध्यान रखना है कि 24 अप्रैल को ही जो केशवानंद भारती का मामला था उसका भी निर्णय आया था 1973 में, यानी कि इसके ठीक 20 वर्ष पहले, ये होगा 1993। और
ये जो संविधान संशोधन हुआ था 73वां, इसके माध्यम से हमारे संविधान में एक नए पार्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम है पार्ट 9 और कुछ नए अनुच्छेदों को शामिल किया गया था। अनुच्छेद 243 से 243 ओ को तो ये शामिल किया गया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। और जो 74वां संविधान संशोधन है वो रिलेटेड है नगर पालिका से, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अप्रैल 2020 में किसके द्वारा ई ग्राम स्वराज व स्वामित्व योजना लॉन्च की गई? तो इसे लॉन्च किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब ये दोनों योजनाएं हैं क्या? तो जो आपका ई ग्राम स्वराज पोर्टल होगा, इस पोर्टल पर किसी ग्राम पंचायत के लेखा जोखा से संबंधित सारी जानकारियां डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगी, यानी कि उसे कोई भी व्यक्ति एक्सेस कर सकता है और जान सकता है कि उसके ग्राम पंचायत में कौन सा कार्य हो रहा है, कितना फंड आवंटित हुआ है और कौन सा काम कितना बचा हुआ है। तो ये सारी जानकारी अब डिजिटल रूप से उपलब्ध होगी। दूसरी योजना है स्वामित्व योजना। तो स्वामित्व योजना का पर्पज ये है कि जितने भी भारत देश में गांव हैं उन सभी गांवों के जो संपत्तियां हैं उनकी मैपिंग कर दी जाए ड्रोन के माध्यम से। तो ये दोनों योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है जिससे गांव को और बेहतर बनाया जा सके। अप्रैल 2020 में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह यानी कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 से 30 अप्रैल तक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो दिवस जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं कि टीके से जिन बीमारियों से बचा जा सकता है उन बीमारियों के प्रति जागरूकता और देश में या पूरे विश्व में टीकाकरण की जो दर है उसको बढ़ाने के लिए अभियान को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, इसके लिए यह दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह यानी कि 24 से 30 अप्रैल तक। WHO के द्वारा वर्ष 2012 में ही इसकी घोषणा हुई थी और पहली बार यह दिवस भी 2012 में ही मनाया गया था। थीम इसकी है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। किस राज्य की सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान शिक्षा को जारी रखने के लिए संपर्क दीदी नामक ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है उत्तराखंड की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो भी छात्र हैं लॉकडाउन के दौरान उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए इस ऐप पर एनिमेटेड लेक्चर उन छात्रों को मिलेंगे। और इस ऐप में एक संपर्क बैठक नाम का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाकर के छात्र मुफ्त में सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क दीदी है तो ध्यान रखिएगा ये बना है उत्तराखंड में। कई लोग गलती कर सकते हैं कि ये पश्चिम बंगाल में, जैसे कि अभी एक मुख्यमंत्री दीदी रसोई योजना है तो ये है झारखंड की। झारखंड में इसकी शुरुआत की गई है। उसी प्रकार से संपर्क दीदी शुरू हुआ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी आपको देहरादून में मिलेगी। राज्यपाल यहाँ के हैं बेबी रानी मौर्य। मुख्यमंत्री यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत। 2 टाइगर रिजर्व आपको मिलेंगे, एक तो है राजा जी और दूसरा है जिम कॉर्बेट। कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने पाकिस्तान को $1.39 बिलियन का ऋण दिया? तो ये दिया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वैसे ही बहुत खराब थी और कोविड-19 के कारण आप कह सकते हैं कि वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही मंदी में जा चुकी है। तो कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इन्होंने पैसे की मांग की और उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इन्हें $1.39 बिलियन का ऋण दिया है। विश्व बैंक ने $1 बिलियन का ऋण दिया है और एशियाई विकास बैंक ने $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। IMF की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 26 दिसंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में ही आपको विश्व बैंक का भी मुख्यालय मिलेगा और ये USA की राजधानी है। MD इसकी है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो कि हैं बल्गारिया की। अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो भारत की ग्रोथ रेट है 2020-21 के लिए वह 1.9% निर्धारित की गई है। IMF ने ही कहा है कि एशिया की जो विकास दर है 2020 में वह रहेगी 0%, ये अनुमानित की गई है। और इसके अलावा IMF का जो बाहरी सलाहकार ग्रुप है उसमें RBI के 23वें गवर्नर रघुराम राजन जी को भी शामिल किया गया है। इन हाउस सुविधा के साथ आभासी कोड शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य बन गया है देश का उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं इसका नाम है आभासी कोर्ट, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो भी मामले लंबित हैं न्यायालय में उनकी सुनवाई शुरू होगी उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इसके लिए राज्य का जो उच्च न्यायालय है इसके अलावा जिला न्यायालय में एक सॉफ्टवेयर की स्थापना की गई है। और आपको ध्यान रखना है इस पहल की शुरुआत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा की गई।
उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कई कारणों से अभी न्यूज़ में था। एक तो इन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए टीम 11 का गठन किया। उसके अलावा अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्र नाम के 2 पोर्टल भी उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किए और उत्तर प्रदेश के द्वारा ही सबसे पहले देश में पूल परीक्षण की शुरुआत की गई, यानी कि जो पूल टेस्टिंग है कोविड-19 के लिए उसकी शुरुआत भी उत्तर प्रदेश राज्य में ही हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी लखनऊ में है, जहाँ पे इस वर्ष डिफेंस एक्सपो हुआ था। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं। और ध्यान रखिएगा राजधानी जो लखनऊ है यहाँ पर इस बार राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। CSIR की किस लैब द्वारा कोरोना वायरस परीक्षण के लिए कम लागत के फेलुदा नामक एक किट का विकास किया गया? तो ये किट है कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए और इसका निर्माण किया गया है CSIR IGIB के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। IGIB का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, जो कि आपको मिलेगा दिल्ली में। तो फेलुदा नाम का ये किट है और ये एक सस्ती किट है, यानी कि कम लागत में इसका निर्माण किया गया है। लगभग 500 रुपये में ये किट आपको मिल जाएगी और इसका नाम रखा गया है फेलुदा। क्यों? क्योंकि सत्यजीत रे की जो जासूसी की कहानियां हैं उसमें एक किरदार है जासूसी का जिसका नाम है फेलुदा, तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। CSIR यानी कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1942 को हुई थी। मुख्यालय है दिल्ली में। अध्यक्ष इसके हैं वर्तमान में PM नरेंद्र मोदी और महानिदेशक इसके हैं शेखर C मंडे। किस देश ने पायलट बेसिस पर देश के 4 शहरों में डिजिटल मुद्रा यानी कि आंतरिक शार्ट हैंड DCEP या डिजिटल मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का परीक्षण शुरू किया? तो ये अभी ऑफिशियल नाम नहीं है, ये नाम अभी ऐसे ही रखा गया है और इन डिजिटल करेंसी की जो टेस्टिंग है उसकी शुरुआत की है चीन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो चीन का जो केंद्रीय बैंक है जिसका नाम है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, जिसने अभी HDFC ग्रुप में अपनी हिस्सेदारी को 1.01% बढ़ा दिया है। तो उसके द्वारा 4 शहरों शेनजिंग, सुजो, चेंगडू और जियांग में इसकी टेस्टिंग शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा चीन की मुद्रा ऐसे है रेनमिनमी। क्या है? रेनमिनमी चीन की मुद्रा है। फेसबुक के द्वारा भी एक डिजिटल मुद्रा लॉन्च किए जाने की योजना है जिसका नाम होगा लिब्रा। और अगर हम दुनिया के पहले डिजिटल करेंसी की बात करते हैं तो वह है बिटकॉइन, जो कि 2009 में लॉन्च की गई थी और इसे बनाया था सतोशी नाकामोतो ने। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है लेकिन ऐसा मानना है कि सतोशी नाकामोतो जो कि जापान के थे इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। वर्ल्ड गेम 2022 के लिए नए लोगों का अनावरण किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया, कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन 2022 में किया जाएगा बर्मिंघम USA में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब उस दिन किसी ने एक कमेंट किया था कि बर्मिंघम तो है इंग्लैंड में, आप USA बता रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा बर्मिंघम आपको 2 मिलेंगे, एक तो आपको मिलेगा USA में और एक बर्मिंघम आपको मिलेगा इंग्लैंड में। अब यहाँ पर आप एक गलती कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो एशियाई खेल होगा 2022 वाला, एशियाई खेल होगा 2022 का, ये होगा चीन के झांगझों में। लेकिन जो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम होगा वह आयोजित होगा बर्मिंघम में। लेकिन ये बर्मिंघम कौन सा है? ये बर्मिंघम है इंग्लैंड वाला। तो वर्ल्ड गेम्स 2022 ये USA के बर्मिंघम में होगा और जो आपका कॉमनवेल्थ गेम है यह इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा। तो यहाँ पर इसका नया लोगो का अनावरण किया गया है और इस टूर्नामेंट का नया नाम भी दिया गया है जिसका नाम है द वर्ल्ड गेम्स 2022। 7 से 17 जुलाई 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा 2025 में जो होगा वर्ल्ड गेम्स इसका आयोजन चीन के चेंगडू शहर में किया जाएगा। उषा गांगुली का 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह प्रसिद्ध कौन थी? तो ये प्रसिद्ध बंगाल की एक थिएटर कलाकार थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। और बंगाल में जो हिंदी रंगमंच है उसके एक नए रूप की शुरुआत भी उषा गांगुली के द्वारा की गई थी और रंगकर्मी नाम का जो थिएटर ग्रुप है इसकी स्थापना भी उषा गांगुली के द्वारा ही की गई थी। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है कि रंगकर्मी जो थिएटर ग्रुप है इसकी स्थापना उषा गांगुली ने की थी। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। चलिए अब कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको मिलेगा राजस्थान में। यूनेस्को स्थल रानी की वाव ये आपको मिलेगी गुजरात में और जो 100 की नई नोट है उस पर भी आपको रानी की वाव का ही चित्र मिलेगा। काला घोड़ा कला महोत्सव का जो 21वां संस्करण है ये आयोजित किया गया मुंबई में।
किस देश में 80 मिलियन क्यूबिक फीट के नए प्राकृतिक गैस भंडार की खोज हुई? तो ये प्राकृतिक भंडार खोजा गया है यूएई में। और तेल के नए भंडार खुजेस्तान प्रांत में खोजे गए हैं ईरान में। एक उसी पुस्तक मेला किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया बांग्लादेश में। चलिए आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, नजमा हेपतुल्ला किस राज्य की राज्यपाल हैं? भारत के पहले इंडिया ब्रांड एटलस का निर्माण किस संस्थान द्वारा किया गया? द अनक्वेट रिवर, ए बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? दिल्ली एनसीआर, इसमें हरियाणा के कितने जिले शामिल हैं? रोनाल्डो सिंह किस खेल की खिलाड़ी हैं? इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। और आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम पिछले 3 माह के जो रेलवे से जुड़े हुए करंट अफेयर हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।